अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। और इस टॉपिक में हम दो मेन कंडीशन पढ़ेंगे। सबसे पहला कंडीशन हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें रिजल्ट में क्या मिल सकता है। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन हमारे पास ये होगा कि अगर हम एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें रिजल्ट में क्या मिल सकता है। आप लोगों के सिलेबस के मुताबिक जो मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर हम एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले इस टॉपिक को समझे कि अगर हमने एक वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करना हो तो उससे हमें रिजल्ट में क्या मिल सकता है। इसके साथ रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है तो वो आगे हम उस टॉपिक में भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आगे उस टॉपिक में चलने में हमारे लिए क्या होगी, आसानी होगी, और जो बेसिक एमसीक्यूज है उसको फिर हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, आज का लेक्चर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें सबसे पहले हम किस कंडीशन को पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी अगर हमने एक वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करना हो। इसके साथ साथ अगर हम इस कंडीशन में देखें तो इसके अंदर तकरीबन हमारे पास तीन कंडीशन मजीद हो सकते हैं। पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ स्केलर इज अ पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर हमने अगर एक वेक्टर के साथ एक पॉजिटिव स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को पढ़ेंगे। इस कंडीशन को समझने से पहले ये बात आप लोगों के माइंड में याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव स्केलर नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव स्केलर नंबर हो, चाहे वो हमारे पास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो, रिजल्ट में हमेशा से हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। तो याद रखना, इसके बाद आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम एक स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा से रिजल्ट में हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। अब मजीद डिस्कस करते हैं। मैंने क्या लिखा है, when a vector is multiplied by a positive number then the magnitude of vector changes but its direction remains the same is that of the given vector। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी वेक्टर के साथ किसी पॉजिटिव स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना स्टूडेंट, रिजल्ट में जो हमें मिलेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और इस केस में उस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन हमारे पास रिमेन द सेम होगा, यानी डायरेक्शन हमारे पास चेंज नहीं होगा। इसके बाद आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी वेक्टर के साथ अगर एक स्केलर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चेंज होगी, इसके साथ साथ डायरेक्शन हमारे पास रिमेन द सेम होगा। एमसीक्यूज में आ सकता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एक पॉजिटिव स्केलर नंबर को हमने एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है, रिमेन्स द सेम होगी, या कुछ और साथ में ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी। इसके अलावा डायरेक्शन के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर हम एक पॉजिटिव स्केलर नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आया उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, रिमेन द सेम भी होगा, चेंज भी होगा, कुछ और ऑप्शन भी साथ साथ होंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रिमेन द सेम, यानी इस केस में डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी। अब एक एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। एग्जांपल में मैंने क्या किया है, मैंने एक ए वेक्टर लिया है। मिसाल के तौर पर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैंने जनरली ए नाम से रिप्रेजेंट किया है, आप लोग डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर कर सकते हो। इस ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर है और डायरेक्शन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आई कैप। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब इसके साथ मैंने एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, यानी एन हमारे पास उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर वो जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो जनरली मैंने +5 लिया है। तो अगर मैं इस पॉजिटिव नंबर को, स्केलर नंबर को इस ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, n मल्टीप्लाई ए वेक्टर। जब n की वैल्यू को हम देखें तो वो 5 है और a की जो मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है वो क्या है, 2 मीटर आई कैप। जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, 10 मीटर आई कैप। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें
इनिशियली इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था, इस ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड थी वो हमारे पास क्या थी, 2 मीटर। यहां पर अब अगर हम इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को देखें तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम पॉजिटिव नंबर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आती है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें, यहां पर भी प्लस आई कैप है और यहां पर भी हमारे पास प्लस आई कैप है, यानी यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन के बाद भी हमें जो डायरेक्शन मिला इस वेक्टर का वो वही हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यानी डायरेक्शन में हमारे पास चेंज नहीं आया। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये जो लेंथ आप लोगों को नजर आ रहा है इस वेक्टर का, ये इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायरेक्शन को। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर स्मॉल था, 2 मीटर था और डायरेक्शन ये था। यहाँ पर अगर हम देखें लाइन बढ़ चुका है, लाइन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो चुकी है, अब 10 मीटर हो चुकी है और डायरेक्शन वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं दूसरे कंडीशन को। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ स्केलर इज नेगेटिव नंबर। अब अगर हमने उसी वेक्टर के साथ एक ऐसे स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करना हो जो कि हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, यानी अब हमने एक नेगेटिव स्केलर नंबर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस रिजल्ट में हमें क्या मिल सकता है। तो देखते हैं यहां पर मैंने क्या लिखा है, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर देन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी वेक्टर के साथ एक नेगेटिव स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना इस केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी एंड मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होगा, यानी इस कंडीशन में हमारे पास दोनों चेंज हो सकते हैं। किस तरह से, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसको। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेक्टर ए लिया है, वही मैंने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है और इस ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर है, डायरेक्शन क्या है, प्लस आई कैप, यानी इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 मीटर है और डायरेक्शन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इसके साथ एक नंबर जो कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया और वो नंबर मैंने जनरली क्या लिया है, -5, नेगेटिव नंबर है। तो n मल्टीप्लाई ए, अब n की वैल्यू क्या है, -5 है और a की वैल्यू क्या है, 2 मीटर आई कैप। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, -10 मीटर आई कैप। यहां पर अगर हम देखें तो इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड थी वो हमारे पास क्या थी, 2 मीटर, और यहां पर अगर हम देखें तो अब मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैग्नीट्यूड आ चुकी है वो हमारे पास क्या है, 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड में चेंज आ चुकी है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन को देखें, यहां पर प्लस आई कैप था, अब यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस आई कैप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी तो अब इस वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। फिर से वही बात कि ये जो वेक्टर आप लोगों को नजर आ रहा है इसकी ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायरेक्शन, यहां पर लेंथ कम यानी 2 मीटर, मैग्नीट्यूड कम, यहां पर लेंथ बढ़ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मैग्नीट्यूड में चेंज आ चुकी है और वो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन डायरेक्शन अब हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन की बजाय अब हमारे पास ये डायरेक्शन है यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। इसके साथ रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। जनरली पहला कंडीशन स्टेटमेंट का ये हो सकता है कि अगर हमने एक नेगेटिव स्केलर नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया मैग्नीट्यूड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी या बोथ चेंज होगी या नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में दोनों हमारे पास चेंज होंगे। क्लियर। इसके अलावा इंडिविजुअली भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड में चेंज आ सकती है कि नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज होगी। अगर सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए तो डायरेक्शन में भी हमारे पास चेंज आ सकता है। तो इन चीजों को आप लोगों ने याद रखना होगा। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं इफ स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी अगर हमारे पास जो तीसरा कंडीशन है इसके अंदर वो ये है कि अगर हम एक वेक्टर के साथ किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मीन कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करें जो कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटी हो, जैसा कि मास, टाइम, इस तरह से और भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या होगा, मैंने क्या लिखा है, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड
by scalar physical quantity, then the product will be a new physical quantity. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ आप लोगों ने एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना हो तो रिजल्ट में आपको एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। क्लियर? और मैं पहले भी बता चुका हूं, चाहे आप लोग पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें या एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में हमेशा से आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। यानी इन तीनों कंडीशन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस इक्वेशन 1 को देखूं जो कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू ma, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने मास हमारे पास अब क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इस स्केलर क्वांटिटी को हमने एक वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने रिजल्ट को देखा, रिजल्ट में हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी यानी फोर्स मिल चुकी है, और ये फोर्स भी अब हमारे पास क्या है, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी, और इसके साथ साथ ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, जो कि यहाँ पर हमें फोर्स मिल चुके हैं, और इसके साथ साथ हमेशा से ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगी हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जैसा कि फोर्स हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके साथ अगर हम यहाँ पर देखें दूसरे एग्जांपल में, इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या किया है, हमने मास को जो कि हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको हमने एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि हमारे पास वेलोसिटी है, तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, रिजल्ट में हमें मोमेंटम मिला, तो मोमेंटम अब हमारे पास एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है, और ये न्यू फिजिकल क्वांटिटी भी हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लोग इम्पल्स को भी ले सकते हो। इम्पल्स में हम क्या करते हैं, टाइम जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है उसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी यानी फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट में हमें इम्पल्स मिलता है जो कि हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे, यानी इससे बेसिक एमसीक्यूज आ सकते हैं, और इस टॉपिक को समझने के लिए भी ये जरूरी था। अब स्टार्ट लेते हैं मेन टॉपिक से, यानी एनएमडीकेट के सिलेबस में जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर, यानी जो दूसरा मेन कंडीशन था। तो आप लोगों के सिलेबस में भी जो मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर हम किसी एक वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या मिल सकता है, इसके साथ जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसी के बेस पर आप लोगों के टेस्ट में एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, इसके भी हमारे पास दो टाइप्स है, यानी दो मेथड है, दो तरीके हैं, दो तरीकों से हम वेक्टर को वेक्टर के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से हमने इसके दो टाइप्स या दो मेथड बनाए हैं, तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम स्केलर नंबर को या किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते थे वहां पर हमेशा से हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती थी, लेकिन यहां पर अगर हम किसी एक वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आपको स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है एंड रिजल्ट में आपको वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। इसी के बेस पर हमने इनके दो टाइप्स यानी दो तरीके बनाए हैं। तो पहला तरीका हमारे पास क्या है, पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिफाइन करते हैं फिर समझते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। याद रखना स्टूडेंट, पहला कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हम किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अगर रिजल्ट में हमें स्केलर क्वांटिटी मिली तो इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेक्टर लिया और इसको मैंने दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, अगर रिजल्ट में मुझे स्केलर क्वांटिटी मिले तो इस तरह के प्रोडक्ट को फिर हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। यहां पर ये जो डॉट मैंने लिखा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए तरीका क्या है, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, आप दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान क्रॉस वाला साइन भी लगा सकते हो, और आप डॉट को भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके हैं अगर आपने दो या दो से ज्यादा नंबर को या फिजिकल क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना हो। लेकिन जब हम
दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में उससे हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, तो पहचानने के लिए उन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन हम डॉट लगाते हैं। इससे हमें आसानी से पता चलता है कि अगर यहाँ पर एक वेक्टर है और यहाँ पर दूसरा वेक्टर है और दरमियान में डॉट हो, तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो भी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन वो हमारे पास क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इससे इसके पहचानने में आसानी होती है। जब भी दो वेक्टर्स के बिटवीन डॉट आ जाए तो डायरेक्टली अब आप लोग को पता होना चाहिए कि रिजल्ट में हमें स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। मजीद इसको डिस्कस करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, एमसीक्यूज में आ सकता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सिर्फ पहचानने के लिए, ताकि समझने में हमारे लिए क्या हो, आसानी हो। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, फिर उसके बाद मजीद डिटेल के साथ समझते हैं। एग्जांपल क्या है? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी ये वर्क का फार्मूला है। अब वर्क हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क हमें किससे मिलता है? जब हमने फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। जब हमने इन दोनों वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, वर्क मिला, जो कि हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का क्या है, एक एग्जांपल है। इसके अलावा ये दूसरा एग्जांपल है, जब हम फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, पावर, जो कि हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह इसके अलावा और भी एग्जांपल हो सकते हैं। इंशाल्लाह आगे जब सिलेबस में आएंगे तो साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दो अब हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल है। जब हम वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। अब मजीद इसको डिस्कस करते हैं। इसके लिए फार्मूले को डिराइव करते हैं। फार्मूले की डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने उसी फार्मूले को एमसीक्यूज में यूज करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसी फार्मूले के बेस पर आप लोगों के टेस्ट में काफी सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली फार्मूला लिखने की बजाय थोड़ा कुछ समझते हैं कि अगर उसी के साथ कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ रहे हो एमसीक्यूज में, ताकि आप लोग इजीली उसको भी कवर कर सके। तो स्टार्ट लेते हैं। जनरली इफ वी हैव टू वेक्टर्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास दो वेक्टर्स है और उन दोनों वेक्टर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा। एक मैंने ए वेक्टर लिया, इसका नाम मैंने ए वेक्टर रखा और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है। दूसरा जो वेक्टर है उसका नाम मैंने बी रखा और इस बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इससे हमने स्केलर प्रोडक्ट के लिए जो फार्मूला है, जो एचवल फार्मूला है, उसको हमने क्या करना है, डिराइव करना है, क्योंकि काफी सारे एमसीक्यूज इसी के साथ रिलेटेड है। अब देखो, मैंने अगर ए वेक्टर के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है तो डेरिवेशन के लिए तरीका क्या है कि दोनों वेक्टर्स की जो टेल्स है इसको आप लोगों ने मिलाना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है सबसे पहले वही आप लोगों ने देना होगा। फिर उसके बाद बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वही आप लोगों ने देना होगा। लेकिन बी वेक्टर का जो टेल है वो इस ए वेक्टर के टेल के साथ आप लोगों ने कांटेक्ट में लेके आना होगा। इन दोनों की टेल्स को आपस में मिलाना होगा। दरमियान में ये हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल आ जाएगा। हमेशा से हम जब स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो हम जो एंगल लेते हैं वो इन दोनों वेक्टर्स के टेल के बिटवीन लेते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट लेते हैं कि किस तरह से हमने फार्मूले को डिराइव करना होगा। देखो, ये मेरे पास ए वेक्टर है। अगर आप लोगों ने ए वेक्टर के साथ बी को मल्टीप्लाई करना हो तो ए वेक्टर की आप लोगों ने कंप्लीट मैग्नीट्यूड लेनी होगी। मिसाल के तौर पर इस ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, जनरली मैंने क्या लिया, 5 मीटर। तो आप लोगों ने इस ए वेक्टर की कंप्लीट फुल मैग्नीट्यूड लेनी होगी। यहां पर कंप्लीटली 5 मीटर की वैल्यू पुट करनी होगी। लेकिन बी वेक्टर का क्या करना होगा, इस बी वेक्टर का आप लोगों ने वो कंपोनेंट लेना होगा जो कि इस ए वेक्टर के अलोंग हो। यानी बी वेक्टर की आप लोगों ने रिजोल्यूशन करनी होगी, जो कि ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। जब हम बी वेक्टर की रिजोल्यूशन करेंगे तो इससे हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे बी के। तो बी का वो कंपोनेंट आप लोगों ने लेना होगा जो कि इस ए वेक्टर के अलोंग है। इससे आप लोगों के पास स्केलर प्रोडक्ट की जो एचवल वैल्यू है या जो एचवल इक्वेशन है वो फाइनली मिल जाएगा। किस तरह से, यहां पर देखो, लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल आप लोगों को नजर आ रहा है, और ये वर्टिकल हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब मैंने क्या करना है, इस बी वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालना है जो कि इस ए वेक्टर के अलोंग हो। तो इसके लिए तरीका क्या है
कि इस बी वेक्टर के हेड से आप लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा इस ए वेक्टर के अलोंग। तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रा किया, ये जो आप लोग को नजर आ रहा है ये इस ए वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, अब ये हमारे पास इस बी वेक्टर का वो कंपोनेंट बन चुका है जो कि इस ए वेक्टर के अलोंग है। देखो दोनों अब सेम डायरेक्शन में है। तो ये यहां से लेकर यहां तक इस बी वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो कि इस ए वेक्टर के अलोंग है, और इसी कंपोनेंट का नाम हमने पहले क्या रखा था, बी एक्स। जो कंपोनेंट बी का ए वेक्टर के अलोंग हो तो सिंबॉलिकली हम इसको बी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर होगा, बी cos थीटा के। तो आप लोगों ने करना क्या है कि ए वेक्टर का कंप्लीट मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का वो कंपोनेंट आप लोगों ने लेना होगा जो कि इस ए वेक्टर के अलोंग है, और वो हमारे पास क्या है, बी cos थीटा। मैंने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, यानी ब्रैकेट से मैंने निकाल दिया। तो ए डॉट बी, यानी जब हमने इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लिया, इससे हमें क्या मिलेगा, ए बी cos थीटा, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों वेक्टर्स के टेल के बीटवीन जो एंगल है वो साथ में आप लोगों ने लेना होगा, यानी ये हमारे पास क्या है, cos का फंक्शन है। अच्छा, ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। किस तरह से कंफ्यूज होते हैं, मैंने अक्सर क्लास में देखा है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम जब स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें हम cos थीटा लेते हैं, और जब हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें हम sin थीटा लेते हैं, हम इसी स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा की बजाय sin थीटा क्यों नहीं लेते। तो इसको थोड़ा एक्स्ट्रा में जनरली एक एग्जांपल की मदद से समझा रहा हूं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस फोर्स लगाने की वजह से ये बॉक्स इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 में, हम पढ़ेंगे भी कि फोर्स की मदद से अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, यानी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब वर्क हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जब हमने दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इससे रिजल्ट में हमें क्या मिला, वर्क। और वर्क कब होगा, जब आप लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और उस फोर्स लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, तो वो डिस्प्लेसमेंट और वो फोर्स, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो अब यहां पर देखो, फोर्स की डायरेक्शन ये थी, साथ में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल क्या है, 0 डिग्री है। अब अगर हम देखें वर्क के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। क्लियर। अगर हम sin थीटा के साथ लिखे तो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डी sin थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बिटवीन तो एंगल हो सकता है। अब अगर हम यहां पर देखें एंगल 0 था, अगर एंगल 0 था दोनों वेक्टर्स के बिटवीन, तो रिजल्ट में हमें जो फिजिकल क्वांटिटी मिल रही थी जो कि स्केलर है वो तो 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो अगर cos थीटा में हम यहां पर cos थीटा अगर हम वैल्यू 0 डिग्री पुट करें तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1। और अगर हम sin 0 को देखें तो इससे हमें क्या मिलेगा, 0। तो यहां पर अगर देखें, अगर थीटा की जगह पर मैं एंगल 0 पुट करूं तो इससे हमें क्या मिलता है, 1। और अगर हम 1 को एफ डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट रिजल्ट हमारे पास अब 0 के बराबर नहीं होगा, यानी इससे हमें 0 नहीं मिलेगी। और जाहिर बात है रियलिटी में भी मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जब देखा फोर्स हमने लगाई, फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ यहां पर वर्क हो चुका है रियलिटी में, अब वर्क 0 नहीं है। तो अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करें, थीटा की जगह पर अगर हम एंगल 0 पुट करें तो sin 0 किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। अगर ये 0 और 0 को हम एफ डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क हमारे पास 0 होगा। तो वर्क तो रियलिटी में 0 नहीं है जब एंगल हमारे पास क्या हो, 0 हो। वर्क नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 हमें कौन से फार्मूले से मिल सकता है, जब हम cos थीटा यूज करें और थीटा की जगह पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो इससे हमें 1 मिलता है। 1 को जब हम एफ डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर वर्क भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। उम्मीद करता हूं इसको आप लोग समझ चुके होंगे। देखो स्टूडेंट, ज्यादातर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैथ्स हमारे पास क्या है, वो एक लैंग्वेज है। मैथ्स के लैंग्वेज में हमने sin 0 की जो वैल्यू बनाई है वो हमने 0 बनाया है, और साथ में cos 0 के लिए हमने जो रिजल्ट बनाया है वो हमने 1 बनाया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें एंगल 0 था लेकिन वर्क 0 नहीं था, तो अगर वर्क 0 ना हो
तो cos थीटा से हमें नॉट इक्वल टू 0 मिलता है कि sin थीटा से, तो cos थीटा से हमें नॉट इक्वल टू 0 मिलता है, इसीलिए हमने cos थीटा को यूज करना होगा। अगर हम sin थीटा यूज करें और एंगल 0 हो तो sin 0 हमें 0 देता है, तो फिर तो कंप्लीट हमारे पास वर्क डन क्या होगा 0, लेकिन रियलिटी में वर्क डन 0 नहीं है, इसीलिए हम cos थीटा को यूज करते हैं। इसके अलावा sin थीटा को हम वर्क यानी वेक्टर प्रोडक्ट में यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मजीद हम इसको डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा था सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए, बाकी इसका पेपर में या एमसीक्यूज में जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन को यूज करना है जिसका नाम मैंने ए रखा। अब इसके अलावा बी डॉट ए, अगर हम ऑर्डर को चेंज करें, यानी अगर हमने बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करना हो फिर क्या करना होगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से इस वेक्टर का कंप्लीट मैग्नीट्यूड लेना होगा जो भी इसकी मैग्नीट्यूड होगी, और इस ए वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना होगा जो कि बी वेक्टर के एलोंग हो। किस तरह से, यहां पर देखें, अगर मैंने बी वेक्टर का कंप्लीट मैग्नीट्यूड लिया यानी बी डॉट ए हो, तो आप लोगों ने फिर इस ए वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना होगा जो कि इस बी वेक्टर के एलोंग हो। किस तरह से, देखो ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इस ए वेक्टर का मैंने वो कंपोनेंट निकालना है जो कि बी वेक्टर के एलोंग हो। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो मैंने इस ए वेक्टर का वो कंपोनेंट निकालना है जो कि इस बी वेक्टर के एलोंग हो। तो इसके हिट से आप लोगों ने इस एक्सिस के एलोंग एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये ड्रा कर दिया है। तो हिट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहां से लेकर यहां तक। अब ये हमारे पास क्या है, इस ए वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो कि इस बी वेक्टर के एलोंग है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में है, और इस वेक्टर का नाम हम क्या रखते हैं, ए एक्स, जो कि बराबर होता है ए cos थीटा। तो याद रखना स्टूडेंट, फिर आप लोगों ने इस कंडीशन में क्या करना होगा कि अगर बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करना हो तो करना यह है कि बी का जो भी मैग्नीट्यूड है वो आप लोगों ने लेना होगा, और इसके साथ साथ ए वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना होगा जो कि बी वेक्टर के एलोंग हो। जब हम इसको रिअरेंज करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ऑर्डर को आगे पीछे करें, चाहे ए डॉट बी करे चाहे बी डॉट ए करे, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। एमसीक्यूज में आ सकता है, थोड़ा कुछ साथ बुक को पढ़ लिया करें, उसमें जो थ्योरी है, जो सेंटेंसेस है, उसी के बेस पर भी एमसीक्यूज बना सकते हैं। यानी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर हमने स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो, मिसाल के तौर पर एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी है, तो ए वेक्टर के साथ मैंने बी को मल्टीप्लाई करना है, तो बी का कौन सा कंपोनेंट लेना होगा, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वो कंपोनेंट जो कि ए वेक्टर के एलोंग हो, जो कि पैरेलल हो। वहां पर ये भी लिखा जा सकता है कि बी का वो कंपोनेंट जो कि ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपोनेंट आप लोगों ने लेना होगा जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है, वो कंपोनेंट जो कि इस ए वेक्टर के एलोंग हो। अगर ऐसा पूछा जाए कि एक बी वेक्टर है, अगर उसके साथ मैंने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो ए का कौन सा कंपोनेंट लेना होगा, वो कंपोनेंट जो कि बी के परपेंडिकुलर हो, वो कंपोनेंट जो कि बी के पैरेलल हो, इन द डायरेक्शन ऑफ बी हो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में हमने वो कंपोनेंट लेना होगा जो कि बी वेक्टर के एलोंग हो। तो इसी के बेस पर भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, तो ये इंतहाई जरूरी है। यहाँ पर तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है, इसके अलावा इसके बाद का जो लेक्चर है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यूज स्केलर प्रोडक्ट पर जब आएंगे तो वो उनके प्रॉपर्टीज के बेस पर आएंगे। मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन की है क्योंकि वो इसी के साथ रिलेटेड था, तो आगे फिर आप लोग फिर से कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ से आप लोग इजीली इसको समझ चुके होंगे। इसीलिए मैंने स्केलर प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी है, बाकी इंशाल्लाह इसके बाद लेक्चर में डिफाइन करेंगे डिटेल के साथ। तो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकता है कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव है। मींस कि अगर हम ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, लेकिन दोनों से हमें रिजल्ट सेम मिलेगा, दोनों हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे ए बी cos थीटा हो चाहे बी ए cos थीटा हो, दोनों से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर चेंज करने से स्केलर प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो लेक्चर देंगे वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादातर स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के बेस पर होगा, और टेस्ट में एनएमडीकेट के सिलेबस में
जितने भी एमसीक्यूज आएंगे वो ज्यादातर स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज के बेस पर होंगे और उसी से फिर आप लोग आसानी के साथ जितने भी एमसीक्यूज है वो सॉल्व कर सकोगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को और फिर वेक्टर प्रोडक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करेंगे। इस प्रकार की सारे एमसीक्यूज करेंगे। इसके बाद आप लोगों का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा।